नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार में चुनाव है और कई पार्टियां चिंता में हैं। खासकर आज मैं जो बात करने वाला हूं वो आरजेडी यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को लेकर। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू की जाए कि तेजस्वी यादव क्यों बौखलाए हुए हैं, अपनी पार्टी पर ध्यान न देकर क्यों वो जेडीयू पर बहुत ज़्यादा फोकस है, वो क्यों परेशान हैं कि जेडीयू में क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। मैं 10 बड़ी वजहें आपको गिनाऊंगा, बताऊंगा क्यों आखिरकार तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को छोड़कर जेडीयू में ज़्यादा ताक झांक कर रहे हैं। उनको इस बात की चिंता है कि एनडीए अपना नेता क्यों नहीं घोषित कर रहा, वो क्यों नहीं बता रहा है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि एनडीए का नेता कौन होगा। बीजेपी कह रही है, जेडीयू कह रही है, ये हमारा आपसी मामला है, हम देख लेंगे, हम तय कर लेंगे। बीजेपी कह रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं। जेडीयू भी कह रही है कि भाई ये पहले ही कहा जा चुका है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बार बार इस बात को याद दिलाना और उसमें अपनी बौखलाहट को दिखाना कि ये अपने नेता क्यों नहीं बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को ये डर सता रहा है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरजेडी इस बार चुनाव क्या हार जाएगी, या यूं कहें कि चुनाव हार गई है 2025 का। मैं वजह आपको गिनाता चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपके सामने रखूं कि वो निशांत को लेकर भी है, जो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं। ये भी इनको चिंता सता रहा है तेजस्वी यादव को कि भाई निशांत को अब कमान दे देना चाहिए। क्यों भाई, क्यों दे देना चाहिए? इसके पीछे उनका तर्क है कि बीजेपी चाहती है कि जेडीयू का विलय हो जाए बीजेपी में, जो कि दूर दूर तक ऐसी कोई बात अभी दिखाई नहीं पड़ रही। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, 3 बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और चुनाव के लिए कैसे तैयार किया जाए, उस पर ध्यान देने के बजाय वो जेडीयू में क्या हो रहा है उसको लेकर ज्यादा परेशान है। चौथा पॉइंट ये है कि ये सब लोग जानते हैं, जो थोड़ा बहुत भी राजनीति पर अपनी रुचि रखते हैं, जिसको थोड़ा बहुत समझते हैं बिहार की राजनीति को खासकर, कि नीतीश कुमार का जो रोल है, उनकी भूमिका बहुत अहम है। वो जिस ओर चले जाएं, जिस पार्टी के साथ चले जाएं, वो पार्टी की स्थिति उसकी मजबूत हो जाती है। ये तेजस्वी यादव को इस बात का इल्म है। उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव निश्चित रूप से हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस किस तरीके से होता है बिहार में, ये सबको पता है। 2020 के चुनाव में आपको याद होगा 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। रिजल्ट क्या रहा था सबको पता है। कांग्रेस इस बार भी कह रही है कि हम 70 सीटों पर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन अब इस पर कोई बात बनी नहीं है, तय नहीं हुआ है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहला, एनडीए का नेता को लेकर, दूसरा कमान देने को लेकर यानी उत्तराधिकारी को लेकर, और तीसरा विलय का डर दिखाकर, और चौथा कांग्रेस के साथ मिलकर ये क्या कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो खुद तेजस्वी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, तेजस्वी यादव आखिर कब तक अपने पापा लालू यादव के भरोसे चुनाव मैदान में उतरेंगे और उनके भरोसे सीट लाएंगे। क्योंकि उनकी पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, प्रभावित नहीं करती है। मंच पर लालू यादव का नकल उतारने की कोशिश तो करते हैं वो अपने पिता की,
लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाते, सफलता नहीं मिल पाती उनको। उनके व्यक्तित्व में कई कमियां हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा है, हालांकि उनको सीटें ज़्यादा मिल गई थी, लेकिन जब वो भाषण करते हैं या कुछ वादे रखते हैं जनता के सामने, तो उन वादों को कैसे पूरा करेंगे नहीं करेंगे इसका रोड मैप नहीं दे पाते। यानी कि मैच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत कम है, परिपक्वता जो है वो बहुत कम है। कैसे, ये मैं अब जो 6 पॉइंट मेरे पास बचे हैं, जो मैंने कहा था ना कि 10 वजह मैं आपको बताऊंगा आपको कि कैसे आरजेडी इस बार चुनाव बिहार में हारने वाली है और हार जाएगी, उसकी 10 वजह मैं आपको बता रहा हूं। 4 बता चुका हूं, 5वीं वजह पे आता हूं मैं। वो वजह अब तेजस्वी यादव के पर्सनालिटी को लेकर है, उनके व्यक्तित्व को लेकर है और उनके राजनीतिक समझ को लेकर है। अगर आप तेजस्वी यादव के बयानों में देखेंगे तो स्पष्टता और ठोस जो दिशा है वो कम दिखाई पड़ती है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में अक्सर बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन उन वादों के पीछे कोई ठोस योजना या रणनीति प्रस्तुत कभी नहीं की। कई बार उनके बयान केवल आलोचना तक सीमित रहे, जिसमें उन्होंने पार्टी की मौजूदा व्यवस्था या विपक्षी दलों की गलतियों को उजागर किया। मसलन कुछ भाषणों में उन्होंने ये कहा कि अगर नेतृत्व में बदलाव नहीं आया तो हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इस बात का कोई ठोस समाधान या वैकल्पिक योजना सामने नहीं आई, उन्होंने सामने नहीं रखा। उनके बयान अक्सर सिर्फ मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाने तक ही सीमित रहे, जिससे यह संकेत मिला कि वे खुद चुनाव जीतने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाते। 6वां पॉइंट, चुनावी गतिविधियों में संगठित और रणनीतिक अभियान की अक्सर कमी दिखाई पड़ती है। कैसे? चुनावी मोर्चे पर मजबूत अभियान चलाने के लिए जो संगठनात्मक तैयारी और स्पष्ट रणनीति की आवश्यकता होती है, तेजस्वी यादव के अभियान में अक्सर उसकी कमी दिखाई देती है। कैसे? कई जनसभाओं और रैलियों में उन्होंने तो भाषण दिए, लेकिन उनके भाषण में कोई ठोस नीति या विकास की दिशा का उल्लेख नहीं होता, रोड मैप नहीं रख पाते। उनके प्रचार अभियानों में केवल विरोधी दलों की कमजोरियों पर निशाना साधा गया, बजाय इसके कि वे अपने कार्यक्रम और भविष्य की योजनाओं को बताते। उनके द्वारा जो भी आयोजित कार्यक्रम होते हैं, अपेक्षित भीड़ और उत्साह नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है। हालांकि कई बार दिखाने की कोशिश की जाती, लेकिन आप ओवरऑल जब देखेंगे तो वो उत्साह नहीं दिखता। कोशिश वो करते हैं कि पिता का जो नक्शे कदम पर चलें उनकी नकल करें, लेकिन नकल तो हमेशा नकल ही होता है, तो वो आपको दिखेगा नहीं, जिससे ये धारणा बनी कि उनकी जो संगठनात्मक तैयारी है उसमें भारी कमी। आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व के सवाल पर जोरदार हमले और जो आंतरिक असहमति है वो भी उनके लिए एक बड़ा खतरा होता है। यह एक बड़ा खतरा है, इसको इस तरह से समझिए। जेडीयू और व्यापक महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों और बयानबाजी के माध्यम से इस मुद्दे को और भी बढ़ा दिया। जो मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू में भी आपसे कहा था, ये वही बात है, लेकिन इसको आप थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया है कि क्या मौजूदा नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। ये पॉइंट पहले भी उठे थे, मेरा पहला पॉइंट भी यही था, लेकिन इस पॉइंट को एलोबरेट करके, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये संकेत दिया कि वे स्वयं इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। पार्टी के भीतर भी कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके इस आक्रामक और आलोचनात्मक रुख पर सवाल उठाए, जिससे प्रतीत हुआ कि तेजस्वी अपने ही दल के भीतर एक मजबूत नेतृत्व प्रदान नहीं कर पा रहे, अगुवाई नहीं कर पा रहे।
उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ कटु आलोचना देखने को मिली, जिससे वोटरों में यह संदेश गया कि उनके पास खुद अपने नेतृत्व को मजबूत करने की क्षमता नहीं है। सकारात्मक प्रचार और प्रेरणादायक जो संदेश जो उम्मीद की जाती है वो हमेशा अभाव दिखता है। चुनावी माहौल में वोटरों को जो पॉजिटिव एक दिशा निर्देश देने का काम होता है किसी भी नेता के लिए, वो नहीं दिखाई पड़ता। जो एक प्रेरणा वाला जो संदेश एक नेता के जरिए जाना चाहिए वो भी नहीं दिखाई पड़ता। विकास की योजनाएं देखनी होती हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ता। तेजस्वी यादव के भाषणों में अक्सर नकारात्मक निगेटिविटी दिखता है, वैसे ही आलोचना करते हैं और विरोधी दलों पर हमला ही देखने को मिलता है। कुछ पॉजिटिव रोड मैप जो इसको हम कहते हैं वो नहीं दे पाते, जिससे उनकी छवि कमजोर हुई ऐसा मुझे लगता है। कैसे? उन्होंने कई मौकों पर यह दावा किया कि अगर हम नेतृत्व नहीं बदल पाएंगे तो विकास रुक जाएगा, लेकिन इसके साथ कोई ठोस विकास मॉडल प्रस्तुत नहीं किया। यानी कि नीतीश कुमार पर या मौजूदा वो पर उन्होंने हमले तो बहुत किए लेकिन ऑप्शन नहीं दे पाते हैं, विकल्प नहीं दे पाते हैं। वो सबसे बड़ी कमजोरी है। उनके भाषणों में उत्साह और आत्मविश्वास की हमेशा कमी दिखी जाती है, जिसके चलते युवा जो हैं और युवाओं के साथ जो उनके वादे होते हैं, पुराने दोनों ही वर्गों में संतुष्टि की कमी पैदा हो जाती है, यानी कि वो संतुष्ट नहीं हो पाते। सकारात्मक पहल की जगह केवल आलोचना और विवादास्पद बयानों ने चुनावी माहौल को गंभीर बना दिया, कठिन बना दिया। अब जो उनका वर्ग है, समर्थन जहां से उनका आता है, वो एमआई जो है मुस्लिम और यादव वोट, उस पर भारी गिरावट देखने को मिलती है। आरजेडी के जो पारंपरिक वोट बैंक हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विशेषकर जो यादव, मुस्लिम, ये जो वर्ग है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर पहले से ही असमंजस था। जो अभी बचे कुचे हैं और जो भरोसा दिखा रहे हैं वो सिर्फ लालू के वजह से है। लालू यादव, जब तक लालू यादव जिंदा हैं, जब तक लालू यादव का हाथ है तेजस्वी पर, तब तक तो चल भी रहा है, पुराने नेता साथ भी दे रहे हैं। लेकिन ये भी एक संकट होगा कि लालू के जाने के बाद जो पुराने नेता हैं उनके कहे में या इनकी जो नेतृत्व क्षमता है उस पर कितना भरोसा करते हैं। आपको याद होगा मुलायम यादव के रहते ही जब वो बूढ़े हो गए, सजेशन नहीं दे पाते थे या देते थे तो उसको नहीं मानते थे, तो वहाँ भी एक क्राइसिस क्रिएट हुआ था जो चाचा से उनका अनबन हुआ, अखिलेश यादव का। तो वो सक्सेसर के रूप में जो काम करना चाहिए पुत्रों को, नेता के पुत्रों को, मुख्यमंत्री के बेटों को, वो शायद बहुत बढ़िया कर नहीं पाते ये यादव पुत्र। अब उनके बयानों और गतिविधियों में ये स्पष्ट भी होता है कि जो पारंपरिक आधार को मजबूत करने में अब जो तेजस्वी यादव हैं वो असमर्थ दिखते हैं। अब मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ कैसे। कई पुराने समर्थकों ने ये सवाल उठाया कि क्या तेजस्वी अकेले इतनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उनके बयान और कार्यकलापों से यह भी संकेत मिला कि वे अपने पिता लालू प्रसाद यादव की छाया से बाहर निकलने में विफल हैं या रहे हैं, जिससे समर्थकों का भरोसा जो है वो कमजोर पड़ा। चुनाव से पहले ही उनके विरोध में, उनके खिलाफ आलोचनाएं उठती रहती हैं। आंतरिक असहमति ने यह संदेश दिया कि उनका नेतृत्व स्थिर नहीं है। 10वां जो पॉइंट है, जो 10वें वजह की मैं बात कर रहा हूं, वो वजह क्या है? विरोधी दलों जो हैं उनके द्वारा जो कमजोरी, मतलब विरोधी दलों द्वारा उनकी कमजोरी का कैसे फायदा उठाया जाता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। विपक्षी दलों ने तेजस्वी यादव के उन बयानों और गतिविधियों का भरपूर लाभ उठाया जो उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ी करती है। उन्होंने इन कमजोरियों को चुनावी प्रचार का हिस्सा बना लिया। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए।
बीजेपी और बाकी विरोधी दल हैं, उन्होंने तेजस्वी के उन बयानों को सोशल मीडिया और जनसभाओं में बार बार दोहराया जिससे वोटरों में उनकी छवि पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। विपक्षी दलों ने उनके प्रचार अभियानों की कमी और आंतरिक संगठन में असंगति को उजागर कर उनके समर्थकों में उलझन पैदा करती है। ये कुछ चीजें हैं जो कि तेजस्वी यादव को दिक्कत होती है और हम इसलिए कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है 2025 का बिहार में, वो आरजेडी चुनाव हार गई या हार जाएगी, इसलिए क्योंकि आरजेडी की जो कमान है, पार्टी की जो कमान है, वो ऐसे आदमी के पास है जो अपने पर कम काम करता है, पार्टी पर कम काम करता है, विरोधियों पर ज्यादा हमलावर होता है और उसको ये लगता है कि बिना काम किए सिर्फ चिल्ला के, भाषण दे के या हमलावर रहकर चुनाव जीता जा सकता है। ग्राउंड जीरो पर काम करना वो जरूरी नहीं समझता। वो तेजस्वी यादव के साथ है। अब अगर मैं इस पूरे वीडियो का सार बताऊं, आपको कंक्लूजन बताऊं, तो उसका कंक्लूजन क्या कहता है, उस कंक्लूजन से आप पूरा समझिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव आरजेडी के लिए बड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा रिलेवेंट नहीं है आज के दौर पर। एनडीए किसको नेता घोषित करेगा, ये एनडीए के लिए छोड़ देना चाहिए। फिलहाल 6-7 महीने का वक्त है। आपकी पार्टी कैसे मजबूत हो, आरजेडी कैसे मजबूत हो, आप कैसे मजबूत हो, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप विरोधियों पर हमला कर रहे हैं बार बार, और उनके खेमे में क्या हो रहा है उस पर आपका ज्यादा ध्यान है। उनका नेतृत्व कैसा हो, सक्सेसर कैसा हो, पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा जीतने के बाद, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे इस पूरे 10-15 मिनट का जो ये भाषण है, ये जो मेरा वीडियो है जो आपके लिए मैंने बनाया है विशेषकर, इसका मतलब क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि आरजेडी आ जाएगी। इन सभी पहलुओं को अगर हम मिलाएं और मिलाकर ये धारणा बनाएं, तो धारणा बनती है कि बिहार चुनाव 2025 से पहले ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कई कमजोरियों को सामने लाकर रख दिया है। उनके बयानों, अभियान, गतिविधियों और जो संगठनात्मक तैयारी है उस पर कमियां दिख रही हैं। उसी कारण विपक्षी दलों ने उन्हें चुनाव से पहले ही हार मानने का आरोप लगाने का एक आधार तैयार कर दिया है। उनको मौका मिल रहा है, उसी को लेकर मैं चेता रहा हूं, समझा रहा हूं। मेरा एनालिसिस है वो उसी ओर इशारा कर रहा है। और ये स्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत नेतृत्व पर प्रश्न उठाती है, बल्कि आरजेडी के व्यापक चुनावी संघर्ष को भी प्रभावित करती है। आज वीडियो में इतना ही। मनकही को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट लिखें। मुझे दें इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।